हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम सॉल्व कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2019 जो CGPSC द्वारा लिया गया था, उसके क्वेश्चन पेपर को। यह फिजिक्स सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा। बाह्यवर्धी अर्धचालकों में एन टाइप आवेश वाहक ज़्यादा प्राप्त होने के लिए मिलाई जाने वाली अशुद्धि होती है। कहने का मतलब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाए जिससे हमको एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त हो सके, ठीक है। एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन सी अशुद्धि मिलाई जानी चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार से हैं: ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट, डाईवेलेंट और नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एन टाइप की अशुद्धि, एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमको पेंटावेलेंट जो है अशुद्धि मिलाई जानी चाहिए, ठीक है। पेंटावेलेंट, ठीक है, जिसमें ये 4 ठो बॉन्ड बन जाए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा रहे, ठीक है। तो ये 4 ठो बॉन्ड बनेगा 4 ठो इलेक्ट्रॉन से, और एक 5वां इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, जिससे एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इन मटेरियल्स विथ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर द फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय, ठीक है। तो लाइट का फेज वेलोसिटी किस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल में रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर, और रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना दिया हुआ है, म्यू आर, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी, लाइट का फेज वेलोसिटी कितना होगा। तो हम जानते हैं कि फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय Vp इज इक्वल टू 1/रूट म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। 1/रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू म्यू आर होता है, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/म्यू एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये म्यू की जगह पर हम रखेंगे म्यू आर, और एप्सिलॉन की जगह पर रखेंगे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, फेज वेलोसिटी Vp इज इक्वल टू 1/म्यू एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के समीकरण में, ठीक है। इन मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल का इक्वेशन है, कर्ल H इज इक्वल टू J प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो इस इक्वेशन में डेल डी बाई डेल टी क्या है, ठीक है। इन दिस इक्वेशन डेल डी बाई डेल टी कोरोस्पॉन्ड्स टू, है ना। इस इक्वेशन में डेल डी बाई डेल टी क्या है, स्टेडी करंट, टाइम डिपेंडेंट करंट, या डिफ्यूजन करंट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हम जानते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है इसका वैल्यू होता है म्यू जीरो इंटू ई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का वैल्यू होता है म्यू जीरो इंटू ई, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, डेल डी बाई डेल टी, ठीक है। तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल, है ना, एप्सिलॉन जीरो ई अपॉन डेल टी, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टाइम डिपेंडेंट करेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइम डिपेंडेंट करेंट है, ठीक है।
51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइम डिपेंडेंट करंट। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग वेक्टर P, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर P को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां पर E है विद्युत क्षेत्र, B है चुंबकीय क्षेत्र, μ0 है चुंबकीय स्थिरांक मैग्नेटिक कांस्टेंट। तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो हम जानते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है P, पॉइंटिंग वेक्टर P इज इक्वल टू, ठीक है, 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी, 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंटिंग वेक्टर P। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है बायो-सेवर्ट नियम को डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू 0 मैक्सवेल समीकरण से व्यक्त किया जाता है, अतः B का मान होगा, ठीक है। बायो-सेवर्ट नियम को इस इक्वेशन से भी डिनोट किया जाता है, क्या? डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर B इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो B का मान होगा सदिश के कर्ल के बराबर, या सदिश के ग्रेडियंट के बराबर, या अदिश के डाइवर्जेंस के बराबर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो B का वैल्यू क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सदिश राशि के कर्ल के बराबर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जर्मेनियम अर्धचालक में ऊर्जा बैंड अंतराल का मान होता है, ठीक है। जर्मेनियम अर्धचालक में ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जर्मेनियम में होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन में कितना होता है? सिलिकॉन में होता है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द ऊर्जा बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीएन संधि डायोड में रिवर्स बायस की स्थिति में धारा के मान में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। एक पीएन संधि डायोड में रिवर्स बायस की स्थिति में धारा के मान में बढ़ोतरी होती है, कितनी होती है? किस कारण होती है ना? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के कारण, टनलिंग इफेक्ट के कारण, ब्रेकडाउन के कारण, या फिर एवलांसी ब्रेकडाउन के कारण, किसके कारण जो होता है पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस में, ठीक है। पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस में हम जानते हैं इधर ऐसे इस प्रकार से ब्रेकडाउन होता है, पहले जो है करंट धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज, और इस तरफ है करंट, है ना। तो इस तरफ करंट लिए और इस एक्सिस में वोल्टेज लिए, तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस में किसके कारण जो है धारा के मान में अचानक से बढ़ोतरी होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, या टनलिंग ब्रेकडाउन के कारण, या जेनर ब्रेकडाउन के कारण, या एवलांसी ब्रेकडाउन के कारण, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो है 2 हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों, है ना। जेनर ब्रेकडाउन के कारण भी अचानक से धारा के मान में वृद्धि होती है, और एवलांसी ब्रेकडाउन के कारण भी धारा के मान में वृद्धि होती है। तो ये जो है विलोपित क्वेश्चन है, ठीक है, 55 नंबर। इसका आंसर जेनर ब्रेकडाउन भी हो सकता है और एवलांसी ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श पीएन संधि डायोड में डायोड समीकरण में धारा का मान दिया जाता है। डायोड पीएन जंक्शन डायोड है, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड,
उसमें डायोड इक्वेशन फॉर द करेंट इज गिवन बाय, है ना। तो इसमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसका वैल्यू होता है जो डायोड करेंट होता है, करेंट है ना, इसका वैल्यू, डायोड करेंट का वैल्यू दिया जाता है इस प्रकार से। डायोड करंट आई डी इज इक्वल टू होता है आई एस सेचुरेशन करंट इंटू ई टू द पावर क्यू वी अपॉन एन के टी माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है डायोड करंट। डायोड करंट आई डी इज इक्वल टू आई एस सेचुरेशन करंट इंटू ई टू द पावर क्यू वी अपॉन एन के टी माइनस 1, ये होता है डायोड करंट। और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई टू द पावर क्यू वी अपॉन एन के टी माइनस 1, ठीक है। ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डी नहीं लिखा हुआ है, सभी में आई आई लिखा हुआ है। चलिए अगर मान भी लें, ठीक है, कि आई जो लिखा हुआ है वो आई डी है, तो उसके बाद आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल ई क्यू या क्यू वी अपॉन एन के टी कहीं पर एन नहीं दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ के टी है ना, एन के टी माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट गेट संयुग्मन है और गेट एवं किसका। नॉर गेट जो है किसके किसके एडिशन से बनता है, एन ओ आर, नॉर गेट किसके किसके संयुग्मन से बनता है, और गेट एवं नॉट गेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, नॉट गेट और गेट के संयोजन से बनता है नॉर गेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक किस लॉजिक गेट की तरह कार्य करता है। मीन्स कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बिहेव्स लाइक विच लॉजिक गेट, ठीक है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो होता है किस लॉजिक गेट की तरह कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर है नॉट गेट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉट गेट की तरह कार्य करता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं। यदि c प्रकाश की गति है एवं ve हाइड्रोजन परमाणु के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की गति हो तो फाइन स्ट्रक्चर स्थिरांक अल्फा का मान होगा। फाइन स्ट्रक्चर स्थिरांक अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पर c प्रकाश का चाल है, ve हाइड्रोजन परमाणु के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की गति है, तो फाइन स्ट्रक्चर स्थिरांक अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम। हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल मिलता है हमको इस प्रकार से मिलता है, ये डिस्क्रीट होता है, मतलब एक दूसरे से दूरी निश्चित होता है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 1/2 क्रॉस ओमेगा 0 होता है, ठीक है। और प्रत्येक जो स्टेट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है h क्रॉस ओमेगा होता है, ओमेगा 0, ठीक है। अब ये n इज इक्वल टू 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, है ना, n का वैल्यू है, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 1/2 h क्रॉस ओमेगा 0 होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जो हमको ग्राउंड स्टेट में फाइन स्ट्रक्चर स्थिरांक मिलेगा वह होगा ऑप्शन डी, अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन सी। वी जो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ग्राउंड स्टेट में, और सी जो है प्रकाश की वेलोसिटी है, ठीक है, वैक्यूम में। तो अल्फा इज इक्वल टू होगा वी अपॉन सी, वी अपॉन सी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम ने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए सिलेक्शन नियमों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं, इसमें से कौन सा सिलेक्शन रूल सही है ये बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम में
जो सिलेक्शन रूल होता है डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना, मतलब एक ही स्टेट का इंटरचेंज हो सकता है, या तो ऊपर से नीचे में आए या फिर नीचे से ऊपर में जाए, ठीक है। तो जो सिलेक्शन रूल होगा डेल जी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो होगा सिलेक्शन रूल डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।